आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ पूनम अहमद द्वारा लिखित किताब कभी अपने लिए से एक नई कहानी, जिसका नाम है शिवानी। विवाह के बाद का 1 महीना कब बीत गया शिवानी को पता ही नहीं चला। बनारस के जाने माने समृद्ध स्नेही सभ्य परिवार की इकलौती बहू बनकर शिवानी खुद पर नाज करती थी। बीएचयू में ही मंच पर एक कार्यक्रम पेश करते हुए वो कब गौतम दंपति के मन में उनके इकलौते बेटे अजय की दुल्हन के रूप में जगह बना गई, किसी को पता ही नहीं चला। ये रिश्ता बिना किसी अवरोध के तय हो गया। शिवानी भी अपने अध्यापक माता पिता रमेश और सुधा की इकलौती संतान थी। गौतम का अपना बिजनेस था। परिवार में पत्नी उमा, बेटा अजय, उनके छोटे भाई विनय और उनकी पत्नी लता सब एक साथ ही रहते थे। उमा और लता में बहनों जैसा प्यार था। विनय और लता बेऔलाद थे। अपना सारा स्नेह अजय पे ही लौटाकर उन्हें चैन आता था। गौतम परिवार में शिवानी का स्वागत धूमधाम से हुआ। अजय पिता और चाचा के साथ ही बिजनेस संभालता था। लंबा चौड़ा बिजनेस था, जिसमें टूर पर जाने का काम अजय ने संभाल रखा था। विवाह के बाद की चहल पहल में समय जैसे पलक झपकते ही बीत गया। एक दिन ऑफिस से आकर अजय ने शिवानी से कहा, अगले हफ्ते मुझे इंडिया से बाहर कई जगह टूर पर जाना है। ये सुनकर शिवानी एकदम उदास हो गई। पूछा, मुझे भी ले जाओगे? अभी तो तुम्हारा पासपोर्ट भी नहीं बना है। पहले तुम्हारा पासपोर्ट बनवा लेते हैं, फिर अगली बार साथ चलना। घर में शिवानी की उदासी सबने महसूस की। उमा ने कहा, विवाह की भागदौड़ में ध्यान ही नहीं रहा कि पासपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार साथ चली जाना। इसके टूर तो लगते ही रहते हैं। ये दिन हम सास बहू मिलकर एंजॉय करेंगे। उमा के स्नेही स्वर पर अपनी उदासी एक तरफ कर शिवानी को मुस्कुराना ही पड़ा। लता ने कहा, अब इसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाना, भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना। सभी शिवानी का मूड ठीक करने के लिए हंसी मजाक करते थे। शिवानी भी धीरे धीरे हंसती मुस्कुराती रही। रात को एकांत मिलते ही अजय ने कहा, मेरा भी मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना, पर मजबूरी है। अब बाहर के काम मैं ही संभालता हूँ। जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगा। तुम बिल्कुल उदास मत होना। आराम से घूमना फिरना, और फिर हम टच में तो रहेंगे ही। विवाह के बाद अपने दोस्तों से भी नहीं मिली हो तुम, सबसे मिलती रहना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। शिवानी का मन उदास तो बहुत था, पर अजय के स्पर्श से मन को ठंडक भी पहुंच रही थी। अजय की बाहों के सुरक्षित घेरे में वे बहुत देर तक चुपचाप ऐसे ही बंधी पड़ी रही। 2 दिन बाद अजय चला गया। शिवानी को लगा जैसे वो अकेली हो गई। वो सोचने लगी कि कैसा होता है पति पत्नी का रिश्ता। जो कुछ दिन पहले तक अजनबी था, आज उसी के बिना एक पल भी रहना मुश्किल लगता है। सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उमा और लता ने उसे कुछ उदास सा देखा तो उमा ने कहा, जाओ बहू, अपने मम्मी पापा के पास कुछ दिन रहो। लोकल मायके में अक्सर रहने को नहीं मिलता है। जब भी गई हो थोड़ी देर में लौट आई हो। अब कुछ दिन रह लो, टाइम पास हो जाएगा। शिवानी को मायके आकर अच्छा लगा। रमेश और सुधा बेटी के ससुराल से पूरी तरह संतुष्ट थे। सुधा ने कहा, बेटा वे बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम हमेशा प्यार से रहना। बहुत ही कम लड़कियों को ऐसा घरवार मिलता है। अजय फोन पर तो शिवानी के संपर्क में रहता ही था। 2 दिन हुए थे। शिवानी के दोस्तों, जिनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे, सबने शिवानी के लिए एक पार्टी रखी। उसकी सहेली रेखा ने कहा, तुम्हारे लिए रखी है पार्टी? आजकल बोर हो रही हो ना, कुछ टाइम पास करेंगे, खूब धमाल करेंगे। शिवानी ने अजय को फोन पर पार्टी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ। बोला, जरूर जाना, एंजॉय करो। पिता रमेश ने तो सुनकर कहा, हाँ जाओ। लेकिन माँ सुधा ने मना करते हुए कहा, दिन भर जहां मन हो घूम फिर लो, पर रात में रुकना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मम्मी,
संजय के फार्म हाउस पर पार्टी है, तो अब तो मैं मैरिड हूँ। आप चिंता ना करें, सब पुराना ग्रुप ही तो है। नहीं शिवानी, मुझे इस तरह रात में रुकना पसंद नहीं है। सुधा शिवानी के रात भर बाहर रुकने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी, पर शिवानी ने जाने की तैयारी कर ली थी। तय समय पर वे तैयार होकर रेखा के घर गई। वहां अनीता, सुमन, मंजू, सोनिया, रीता, संजय, अनिल, कुणाल, रमन सब पहले मौजूद थे। सब पुराने सहपाठी थे, सबके खूब जमती थी। संजय का फार्म हाउस बनारस से बाहर 1 घंटे की दूरी पर था। 2 कारों में सब 1 घंटे में फार्म हाउस पहुंच गए। इन सब में रीता, रमन और शिवानी विवाहित थे। सब मिलकर चहक उठे थे। 6 बज रहे थे। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स का दौर शुरू हुआ। सब एक दूसरे का गिलास भरते रहे। खूब हंसी मजाक के बीच में शिवानी को अपना सिर भारी होता महसूस हुआ। वो थोड़ा शांत होकर एक तरफ बैठ गई। उसके बाद म्यूजिक लगाकर सब थिरकने लगे। सब लोग कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह मस्ती के मूड में थे। वहीं एक सोफे पर शिवानी निढाल से बैठी थी। रेखा ने कहा, तो किसी रूम में जाकर थोड़ा लेट ले। हाँ ठीक है। संजय के फार्म हाउस की देखभाल माधव काका और उनकी पत्नी करते थे। बहुत पुराने लोग थे। संजय ने उन्हें आवाज दी, काकी, शिवानी को एक रूम में ले जाओ और आराम करने देना इसे, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। रेखा भी साथ जाकर शिवानी को लेटाई। फिर सबके साथ डांस में व्यस्त हो गई। सबने जमकर धमाल किया। खूब डांस करके थक गए और माधव और जानकी ने सबका खाना लगा दिया। सब डिनर के लिए शिवानी को उठाने गए, पर वो गहरी नींद में बेसुध थी। रेखा ने कहा, इसे सोने दो, उठेगी तो खा लेगी। ये तो शादी के बाद कुछ ज्यादा ही नाजुक हो गई है। सब इस मजाक पर हंसने लगे। सबने डिनर किया। उसके बाद जिसका जहां मन किया सोने के लिए लेट गया। रेखा, रीता, सुमन दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। इस फार्म हाउस में 3 रूम थे। तीसरा रूम इस समय खाली था। शिवानी को कोई होश नहीं था। वो बिल्कुल बेसुध थी। रात को 3 बजे संजय ने सब पर नजर डाली। सब गहरी नींद में सो गए थे। संजय चुपचाप उठकर सीधा शिवानी के रूम में गया। उसने शिवानी पर कामुक नजरें डाली। शिवानी को वो पहले से ही पसंद करता था। आज उसने शिवानी के ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिला दिया था। ये सब प्रोग्राम उसने सोच समझ कर बनाया था। दरवाजा अंदर से बंद करके वो शिवानी की ओर बढ़ गया। शिवानी ने बेहोशी में ही हाथ पांव मारे। अपने को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन नशे के असर से उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। हाथ पांव भी निर्जीव लग रहे थे। संजय अपने इरादे में सफल हो चुका था। शिवानी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाकर वो अपनी योजना के सफल होने पर मुस्कुराता हुआ कपड़े पहनकर रूम से निकल गया और बाकी दोस्तों के बीच जाकर सो गया। सुबह सबसे पहले नशे का असर खत्म होते ही शिवानी की आंखें खुली। जरा होश आया तो महसूस हुआ कि उसके साथ बीती रात क्या क्या हुआ है। वो कांप उठी। गुस्से के कारण उसका मन हुआ कि अभी जाकर बलात्कारी को जान से मार दे। आवेश में वो बिस्तर से उठी और कांपते कदमों से सिर पकड़कर ड्राइंग रूम में जाते ही चौंक गई। सब सोए पड़े थे। दूसरे रूम में भी झांका, सब सो रही थी। शिवानी के पैर डगमगा गए। ये क्या हो गया? उसे तो ये भी नहीं पता कि किसने रेप किया। किससे क्या कहेगी, वो अब क्या करेगी? तनमन से निढाल वो वापस बेड पर आ गिरी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बहुत देर तक रोती रही। मन हुआ कि चीख चीख कर सबको बता दे कि उसके साथ क्या अनर्थ हुआ है। फिर धीरे धीरे सब एक एक करके
उठते गए। सब उसके पास उसकी तबीयत पूछने आ रहे थे। उसने सब लड़कों के चेहरे पढ़ने की कोशिश की, पर किसी के चेहरे से उसे कुछ पता नहीं चल सका। बहुत कुछ सोचकर वो वापस चुप रही। सब फ्रेश हो गए तो संजय ने माधव को नाश्ता बनाने के लिए कहा। संजय बिल्कुल सामान्य ढंग से कह रहा था, चलो नाश्ता करके निकलते हैं। शिवानी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ये घर जाकर डॉक्टर को दिखा लेगी। शिवानी ने संजय के चेहरे को भी ध्यान से देखा, पर वो हमेशा की तरह हंसता मुस्कुराता ही लगा। शिवानी को सुस्त देखकर सबको उसकी चिंता हो रही थी। मन ही मन कलपती शिवानी वापस घर आ गई। शिवानी को छोड़ने सबसे पहले सब उसी के घर आए। सुधा से लिपटकर वो रो दी तो रमेश घबरा गए। पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? रमन ने कहा, अंकल कल रात से ही इसकी तबीयत खराब हो रही थी। अरे क्या हुआ, फोन क्यों नहीं किया? पापा मैं जल्दी सो गई थी, सिर भारी था। सुधा परेशान हो गई। चल डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं मम्मी, अब थोड़ा ठीक हूं, बस आराम कर लूंगी। सब चले गए। अजय भी शिवानी का हाल सुनकर परेशान हो गया। लता और उमा भी उससे मिलने आ गई। शिवानी का दिल भर आया। उसकी मनोदशा का तो किसी को अंदाजा ही नहीं था। उमा कह रही थी, आराम ही करना, जब मन हो आ जाना। वैसे तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा, घर खाली खाली लगता है। थोड़ी देर बैठकर सब बातें करती रही। उनके जाने के बाद शिवानी का मन हुआ माँ को सब सच सच बता दे, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सुधा उसके जाने के पक्ष में नहीं थी। किस मुंह से कहे, उनका डर सच साबित हुआ है। वो फिर रोने लगी तो सुधा ने कहा, चल बेटा डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं मम्मी, अब तो ठीक हूं। फिर वो स्वयं को सामान्य दिखाते हुए थोड़ी बातें करती रही। 1-2 दिन और बीत गए। सब उससे फोन पर संपर्क में ही थे। शिवानी बेचैन थी। उसका मन हर समय घबराया उलझा सा रहता था। वो सुधा से कहने लगी, मम्मी अब ससुराल चली जाती हूँ। अजय नहीं है तो मैं यहाँ आ गई, अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। रमेश उसे छोड़ने गए। उसे देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। उमा चहक उठी। अच्छा हुआ आ गई बेटा, घर में बिल्कुल रौनक नहीं थी। रमेश भी हंसे। संभालो अपनी बहू को आप लोग, अब इसका मायके में मन नहीं लगता। शिवानी भी सबके साथ मुस्कुरा दी। रमेश चले गए। डिनर करते हुए सब शिवानी के आने पर खुश थे। ये सबने साफ साफ महसूस किया, पर उमा ने उसे टोक भी दिया। बेटा जब से आई हो तब से मुंह उतरा हुआ है, अभी तक तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? नहीं माँ, ठीक है। विनय ने गौतम से कहा, भैया अजय का टूर अब कम ही रखना, नहीं तो बहू ऐसे ही उदास रहेगी, या इसे भी आगे से साथ ही भेजना। हाँ ये ठीक रहेगा। अगला पूरा हफ्ता शिवानी अपने साथ घटी घटना को भूलने की नाकाम कोशिश करती रही। अपने को काम में उलझाए रखती, पर उस रात को भूलना बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात, इस अपराध बोध के साथ जीना कि उसने ये बात सबसे छिपा ली है। वो किसी से ये बात शेयर करना चाह रही थी, पर किससे करे ये समझ नहीं आ रहा था। अपनी मम्मी को बताना चाहती थी, पर उसने उनकी बात नहीं सुनी थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हो रही थी। अजय आ गया तो सबके चेहरे खिल उठे। लता ने कहा, देखो मेरी बहू कितनी उदास रही, अब जल्दी कहीं मत जाना। अजय ने शिवानी को देखा। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे।
उसने तो इन आंसुओं को इतने दिन की दूरी ही समझा। रात को एकांत में अजय के सीने पर सिर रखकर शिवानी बुरी तरह फफक पड़ी। अजय परेशान हो गया। मेरे पीछे तुम्हें कोई परेशानी हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक बार तो शिवानी का मन हुआ कि इतने प्यार करने वाले पति से कुछ ना छिपाए, पर अंजाम सोचकर सिहर उठी। अजय ने उसके रोने को फिर अपना जाना ही समझा। कुछ दिन और बीते। शिवानी मन ही मन घुटती रही। वो चाहकर भी किसी से हंस बोल नहीं पा रही थी। एक अपराध बोध हर समय उसके मन पर हावी रहता था। उसने सबसे सच छिपा लिया था, पर वो मन ही मन बहुत बेचैन रहने लगी थी। इस बार जब तय समय पर उसे पीरियड्स नहीं हुए तो उसका माथा ठनका। उसने कुछ दिन और इंतजार किया। फिर एक दिन अजय के ऑफिस से जाने के बाद उसने उमा से कहा, माँ, आज थोड़ी देर मम्मी से मिलने जाऊं? हाँ, जरूर जाओ। शिवानी ने रास्ते में ही प्रेगनेंसी चेक करने वाली किट खरीदी और मम्मी के यहाँ पहुंच गई। रमेश कॉलेज में ही था। शिवानी से फोन पर बात होने के बाद सुधा अपने कॉलेज से जल्दी आ गई। शिवानी का उतरा चेहरा देख परेशान हुई। क्या बात है बेटा, तबीयत फिर खराब है क्या? नहीं मम्मी, ठीक हूँ। दोनों थोड़ी देर बातें करती रही। फिर सुधा शिवानी के लिए कुछ चाय नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई तो शिवानी ने बाथरूम में खुद ही टेस्ट किया। वो गर्भवती थी। उसके होश उड़ गए। माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। उसने बार बार अपने पिछले पीरियड्स, अपने साथ हुए रेप और अजय के साथ बने संबंधों का हिसाब लगाया और वो इस परिणाम पर पहुंची कि ये बच्चा अजय का नहीं, उसी का है, जिसने उसे नशे में बेसुध कर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया था। और वो रो पड़ी। सुधा मन ही मन चिंतित थी। उनकी बेटी को क्या हुआ है? उसका हंसना, मुस्कुराना, चहकना सब कहाँ चला गया है? हाथ मुंह धोकर शिवानी बाहर आई और सुधा को उसकी सूजी आंखें देखकर झटका लगा। क्या हुआ शिवानी, तुम कुछ बताती क्यों नहीं? मैं चाय लाती हूँ, तुम थोड़ा लेट लो। शिवानी चुपचाप लेटकर मन ही मन इस फैसले पर पहुंची कि वो अबॉर्शन करवा लेगी। वो इस अनहोनी का अंश अपने अंदर नहीं पनपने देगी। सुधा चाय लाई और वो चुपचाप चाय पीने लगी। सुधा ने कहा, शिवानी, तुम्हें बहुत अच्छा ससुराल मिला है ना? हाँ माँ, पर तुम कुछ परेशान से दिखती हो आजकल। कुछ नहीं है माँ, ये सिरदर्द ही आज परेशान कर रहा है। माँ कुछ और ना सोचे ये सोचकर वो झूठी हंस बोलने लगी। वापस जाते हुए रास्ते में शिवानी की मनोदशा बहुत अजीब थी। किसी को भी बिना बताए वो अबॉर्शन का पक्का इरादा कर चुकी थी। घर पहुंचकर सबसे सामान्य बातें करने में भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। मन ही मन वो घुटती जा रही थी। अगले दिन सुबह से ही उमा को तेज बुखार हो गया। उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी तो उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। सब उनकी सेवा में जुट गए। शिवानी सब कुछ भूलकर उनकी सेवा में लग गई। 3 दिन बाद उनकी हालत कुछ संभली। अगले दिन ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाना था। शिवानी उनके पास ही बैठी सोच रही थी कि अब बस 2 दिन में वो अबॉर्शन करवा लेगी। अचानक उसे चक्कर सा आ गया, उल्टी आने को हुई। वो बाथरूम में भागी। लता भी वहीं थी। उमा ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, लता देखना बहू को क्या हुआ है। लता ने बाथरूम में झांका। शिवानी उल्टी के बाद पस्त थी। वो शिवानी को सहारा देते हुए बाहर लाई और उसे चेयर पर बिठाकर पानी पिलाया। शिवानी के पीले पड़े चेहरे को देखते हुए उमा ने कहा, क्या हो गया, ठीक तो हो ना? हाँ माँ, यूं ही चक्कर सा आ गया। लता मुस्कुराई। यूं ही या कोई खास बात है? नहीं चाची, बस
जी मचला रहा था बहुत देर से। यूं ही थोड़ी मचलता है बहू रानी। चलो, यहाँ हमारी पुरानी डॉक्टर है मनाली, उन्हें दिखा लेते हैं। मुझे तो खुशखबरी की उम्मीद लग रही है दीदी। उमा ने कहा, जाओ लता, अभी दिखाओ, मैं तो अब ठीक ही हूँ। शिवानी ने बहुत आनाकानी की पर उसकी एक न चली। डॉक्टर मनाली ने शिवानी के गर्भवती होने की पुष्टि कर दी। शिवानी के चेहरे का रंग उड़ गया। लता चहक उठी, शिवानी को बाहों में भर गले से लगा लिया। बधाई हो बहू, वाह, इतने सालों बाद घर में कोई नन्हा मेहमान आएगा। खुशी के मारे लता की आवाज कांप रही थी। उमा ने सुना तो वो बेड से उठ खड़ी हुई। इस खुशखबरी ने तो सारी कमजोरी ही खत्म कर दी है। उन्होंने शिवानी को बधाई देते हुए गले से लगा लिया। गौतम, विनय और अजय आए तो सब ये सुनकर चहक उठे। उमा की बीमारी भूल सब एक दूसरे को बधाई देने में ही व्यस्त थे। शिवानी की उड़ी रंगत की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। वो बहुत परेशान थी। वो अब कैसे अबॉर्शन करवा पाएगी? वो अपनी सोच में इतनी गुम थी कि सबके खुशी से भरे स्वर उसके कानों तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। अचानक लता ने उसे झकझोर दिया। क्या हो गया? घबरा रही हो? अरे, बड़ी खुशी का दिन है आज। तुम किसी बात की चिंता ना करना, हम सब तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। शाम को उमा के डिस्चार्ज होने के बाद सब घर लौट आए। उमा को कमजोरी तो थी, पर इस खबर ने उनके अंदर एक उत्साह भर दिया था। उन्होंने रमेश और सुधा को भी फोन पर बधाई दी। वे दोनों भी बहुत खुश हो गए। सुधा ने रमेश से कहा, तो ये बात थी, इसीलिए शिवानी इतनी ढीली ढीली लग रही थी। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। चलो, सब ठीक है। शिवानी की अजीब हालत थी। वो तो अबॉर्शन की सोच रही थी। अब कहाँ जश्न मनाया जा रहा था। हर समय सब आने वाले नन्हे मेहमान की बातें करते थे। इतना स्नेह, इतना प्यार देने वाले परिवार से झूठ बोलने के अपराध बोध से वो मुक्त नहीं हो पा रही थी। अजय ने एक दिन कहा, शिवानी, अब तुम पहले जैसी नहीं रहती। तुम्हारी वो हंसी जैसे कहीं खो गई है। पता नहीं क्या सोचती रहती हो। मुझसे भी पहले की तरह बातें नहीं करती। क्या हुआ शिवानी? शिवानी का मन हुआ अपने मन पे पड़ा बोझ अजय से बांट ले। बता दे, उस जिस नन्हे मेहमान की खुशी सब मना रहे हैं, उसे खुद ही नहीं पता कि वो किसकी संतान है। ये सोचते ही शिवानी के आंसू बहते चले गए। अजय घबरा गया, फौरन उसे सीने से लगा लिया। अजय ने परेशान होते हुए कहा, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं, बस ऐसे ही तबीयत बहुत सुस्त रहती है आजकल। यूं ही मन घबरा जाता है। हाँ, माँ भी कह रही थी, ये तो प्रेगनेंसी की वजह से ही होगा। ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो। शिवानी आंखें बंद कर चुपचाप लेटी रही। अजय उसका सिर सहलाता रहा। अजय ने मन ही मन शिवानी को खुश करने के लिए उसे एक सरप्राइज देने की सोची। वो शिवानी के सब दोस्तों को जानता था। अपने विवाह में सबसे अच्छी तरह मिल चुका था। बाद में भी अक्सर मिलते रहते थे। उसके पास रमन का फोन नंबर भी था। उसने उसे ही फोन पर कहा, भाई, तुम्हारी फ्रेंड खुशखबरी सुनाने वाली है, एक पार्टी हो जाए। वाह, बधाई हो। बिल्कुल हो जाए पार्टी। चलो, तुम बाकी सबसे बात कर लो। शिवानी के लिए सरप्राइज है सबका आना। सब हमारे घर पर संडे को डिनर के लिए आ जाओ। शिवानी अभी कुछ सुस्त चल रही है। बाहर जाने पर शायद उसे परेशानी हो। हाँ हाँ, मैं सबसे बात कर लूंगा। अपनी पत्नी और रीता के पति को भी इनवाइट करना मेरी तरफ से। हाँ ठीक है, सब आएंगे। रमन की पत्नी मंजू भी इस पार्टी का कारण सुनकर खुश हुई। रमन ने अपने पूरे ग्रुप को इस पार्टी की सूचना दे दी। सब तैयार थे। अजय ने घर में सबको बता दिया था, पर शिवानी को कुछ पता ना था। गौतम के कुछ मेहमान आएंगे, उसे यही पता था।
वो लता और उमा के साथ हल्के फुल्के काम करती रही। शाम को लता ने कहा, जाओ बेटा, तैयार हो जाओ, अब्बा सब आते ही होंगे। शिवानी तैयार होने चली गई। 7 बजे रमन और मंजू रीता अपने पति सुजय के साथ आए। शिवानी उन्हें देखकर हैरान भी हुई और खुश भी। वाह, इतने दिन बाद तुम लोगों को देखकर अच्छा लगा। उन चारों ने भी अभी और दोस्त आने वाले हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वे घर के बाकी सदस्यों का अभिवादन कर आराम से ड्राइंग रूम में बैठ गए। शिवानी को चारों ने गुड न्यूज सुनाने की बधाई दी। शिवानी का मन फिर उदास हो गया। पल भर के लिए चारों को देखकर उस अनहोनी को भूल गई थी। अजय भी आ गया था। इतने में रेखा, अनीता, सुमन, मंजू, सोनिया, रीता, संजय, अनिल और कुणाल भी आ गए। तब शिवानी को समझ आया अजय ने उसका मन ठीक करने के लिए उसके दोस्तों को इनवाइट किया है। सबको देखकर शिवानी को उस रात की याद आ गई जब इन्हीं में से किसी ने उसके साथ विश्वासघात किया था। उसकी उड़ी रंगत को सबने प्रेगनेंसी का कारण समझा। सब मस्ती के मूड में थे। हंसी मजाक शुरू हो गया। लता और उमा मेड माया के साथ मिलकर सबको वेलकम ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व कर रही थी। गौतम और विनय भी आ गए। सबने उनका अभिवादन किया। फिर सबको थोड़ी आजादी देते हुए गौतम, विनय, लता और उमा सब अंदर चले गए। अजय सबसे हिलमिल चुका था। शिवानी के दिल में एक बवंडर सा उठ रहा था। वो रमन, कुणाल, संजय और अनिल का चेहरा बार बार देखती। अंदाजा लगाती कहीं संजय तो नहीं। नहीं, संजय तो उसका बाल सखा है। उसने कभी कोई हरकत नहीं की थी। अनिल या फिर कुणाल या रमन? नहीं, रमन तो मैरिड है। अनिल, कुणाल तो बहुत ही मर्यादा में रहने वाले दोस्त हैं। बचपन से घर आते जाते रहे हैं। फिर इन सब में से कौन था उस रात? सोचते सोचते शिवानी को सिर की नसें फटती महसूस हो रही थी। उसे चैन नहीं आ रहा था। उसका मन कर रहा था चीख चीख कर पूछे कि इन लड़कों में से कौन था उस रात? इनमें से किसका अंश पल रहा है उसकी कोख में? उसे तो कुछ पता ही नहीं है। सब खाना खाकर वाह वाह कर ही रहे थे कि शिवानी अपनी मनोदशा को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हुए भी निढाल होती चली गई। उठने की कोशिश की पर बेहोश होती चली गई। पास बैठी रेखा ने ही उसे फौरन संभाला। अजय को आवाज दी। सब बहुत परेशान हो गए। पल भर में ही माहौल बदल सा गया। लता ने कहा, फौरन डॉक्टर मनाली को बुलाओ अजय। अजय फोन करने के बाद शिवानी को उठाकर बेडरूम तक ले गया। सब परेशान चुपचाप खड़े थे। संजय भी चुपचाप खड़ा था। उस रात के बाद वो शिवानी से आज ही मिला था। उसे ये नहीं पता था कि शिवानी के गर्भ में उसकी संतान है। वो अपनी हरकत के लिए जरा भी शर्मिंदा नहीं था। डॉक्टर मनाली ने आकर शिवानी का चेकअप किया। फिर कहा, उमा, शिवानी का ब्लड प्रेशर हाई है। क्या ये किसी टेंशन में है? अजय ने कहा, नहीं तो। सब हंस बोल रहे थे पर अचानक पता नहीं क्या हुआ। कैसे आजकल बहुत सुस्त रहती है। दवाइयां और कुछ और निर्देश देकर डॉक्टर चली गई। सब दोस्तों ने भी फिर मिलते हैं कहते हुए विदा ली। घर के सदस्य शिवानी की हालत पर दुखी थे। वो वहां कह रही थी, क्या हो गया है इसे? किस चिंता में रहती है? पता नहीं क्या सोचती रहती है। ये सुने लता ने कहा, आप परेशान ना हो, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। शिवानी ने आंखें खोली पर बोली कुछ नहीं। एक उदास सी नजर सबके चेहरे पर डाली। मन ही मन और दुखी हुई। सबसे सच छिपाने का अपराध बोध और हावी हो गया। आंखों की कोरों से आंसू बह चले और उमा जैसे तड़प उठी। ना बेटा, दुखी मत हो। ऐसी हालत में तबीयत कभी ठीक कभी खराब चलती रहती है। कोई चिंता ना करो, बस खुश रहो। शिवानी खुद को संभाल कर मुस्कुराई और सबके चेहरे पर भी मुस्कान उभरी।
रात को सोने के बाद अजय शिवानी के चेहरे को सहलाते हुए उसका मन बहलाने के लिए उसके दोस्तों की बातें करने लगा तो वो कहने लगी, अजय मुझसे बस अपनी बात करो, बस अपनी, किसी और की नहीं। अच्छा ठीक है, पर शिवानी मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें कुछ टेंशन है क्या? नहीं अजय, बस बहुत सुस्त रहती है तबीयत आजकल, पर तुम चिंता ना करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। कहते हुए शिवानी ने अपना सिर अजय के कंधे से सटा लिया। अजय शिवानी की उदासी का कारण खराब तबीयत समझकर शांत हो गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, घर में तैयारियों की बात होती रहती थी। रमेश और सुधा भी अक्सर उससे मिलने आते रहते थे। शिवानी अकेली में सोचती, ये कैसी गर्भावस्था है, कैसे इस बच्चे को पालूंगी? मुझे तो जरा भी ममता का एहसास ही नहीं हो रहा। उसकी कितनी रातें रोते रोते बीत रही थी। कोई कितना रो सकता है, इसका अनुभव उसे स्वयं ना था। देखते ही देखते उसके हॉस्पिटल जाने का दिन आ गया। गौतम ने रमेश और सुधा को भी सूचना दे दी। गर्भावस्था का पूरा समय शिवानी ने जिस तनाव में बिताया था और पूरे परिवार का जो स्नेह उसे मिलता आया था, वो सब शिवानी को याद आ रहा था। शारीरिक और मानसिक तीव्र पीड़ा के पलों को झेलते हुए उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। लता तो खुशी के मारे रो ही पड़ी। सबने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। सुधा ने फौरन कुछ पैसे अजय को देते हुए कहा, हमारी तरफ से मिठाई लानी है बेटा। अजय अच्छा लाता हूं कहकर मुस्कुराते हुए चला गया। नवजात शिशु सबके आकर्षण का केंद्र बन गया था। उमा ने बच्चे को देखते हुए कहा, अरे ये तो बिल्कुल अजय पर गया है। लता ने कहा, नहीं शिवानी की झलक दिखाई देती है। गौतम हंसे, मुझे तो ये दादी पर लग रहा है। सब हंस रहे थे। शिवानी के मन में अब तक बच्चे को देखने का जरा भी उत्साह नहीं था। वो चुपचाप निढाल पड़ी थी। अजय मिठाई ले आया। सब एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे। उमा ने डॉक्टर, नर्स और आसपास के लोगों को मिठाई खिलाई। शिवानी के दिल पर पत्थर से चोट लग रही थी। शिवानी के चेहरे पर नजर डालते हुए अजय ने कहा, ठीक हो ना? हाँ, अब सारी तबीयत ठीक हो जानी चाहिए। अब कोई उदासी नहीं चलेगी, समझी? हंसते हुए अजय ने कहा तो लता भी बोली, हाँ अब सारी तबीयत ठीक हो जानी चाहिए। पहले की तरह खुश रहना है बेटा। शिवानी फीकी सी हंसी हंस दी। वो यही सोच रही थी कि ये सब इस बच्चे की इतनी खुशियां मना रहे हैं जिसके पिता का भी मुझे पता नहीं कौन है। ये बच्चा तो मुझे हमेशा उस धोखे की याद दिलाता रहेगा जो मैंने अपने परिवार को दिया है। कैसे पालूंगी इसे? तभी बाहर अजीब सा शोर सुनाई दिया तो सभी बाहर चल दिए। शिवानी को बहुत कमजोरी थी। वो चुपचाप आंखें बंद कर लेटी रही। बराबर ही पालने में बच्चा लेटा था। थोड़ी देर बाद एक नर्स अंदर आई तो शिवानी ने पूछा, क्या हुआ है? कल से एक लड़की दाखिल थी। रात ही उसने बेटे को जन्म दिया था। अब वो लड़की बच्चे को छोड़कर गायब है। उसके दिए पते पर फोन पर सब देख लिया। सब फर्जी जानकारी थी। पता नहीं कौन थी। बच्चा पैदा कर छोड़कर गायब हो गई। अभी एक बेऔलाद पति पत्नी यहाँ किसी को देखने को आए थे। सारी बात सुनकर बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हैं। एक सगी माँ बच्चे को पैदा करते ही छोड़कर चली गई। अब दो पराये लोग उस बच्चे के लिए इतने उतावले हैं कि पूछो मत। दोनों इतने खुश हैं मैडम कि शादी के 10 साल बाद उनके जीवन में एक नन्ही खुशी आई है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो किसका होगा। दोनों बस उस बच्चे को गोद लेने के लिए छटपटा रहे हैं। पता नहीं कौन थी, क्या मजबूरी थी। शिवानी सांस रोके नर्स की बातें सुन रही थी। नर्स चली गई तो जैसे शिवानी की आंखें खुली। वो जैसे होश में आई। एक दंपति किसी गैर बच्चे के लिए तरस रहे हैं और वो अपने बच्चे से पीठ फेरे लेटी है। इसका पिता जो भी हो, माँ तो वही है ना। उसका भी तो अंश है बच्चा।
माँ के हिस्से की ममता पर तो इसका हक है ही ना। और माँ का ही क्यों, हर रिश्ते के स्नेह का पात्र बनने वाला है ये। दादा दादी, नाना नानी, अजय सबकी खुशियों का कारण बना है ये। फिर वो माँ की ममता से ही क्यों दूर रहे? और इस बच्चे का कसूर भी तो नहीं है कोई। उस अजनबी दंपति के बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचते सोचते पिछले कई महीनों का उसका मानसिक संताप दूर होता चला गया। वो धीरे से उठी, बच्चे का चेहरा देखते हुए झुककर उसे गोद में उठाया। नर्म मुलायम सा स्पर्श कई महीनों से जलते तपते तनमन को सहलाता चला गया। तो ये थी पूनम अहमद द्वारा लिखित किताब कभी अपने लिए से कहानी शिवानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो।